राधे राधे, नमस्कार। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट। क्या पढ़ेंगे? एक मिनट रुकिएगा। हम्म चलिए, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये पॉक्सो एक्ट कब आया था? 2012 में जो है वो लाया गया था, पर सही तरीके से लागू कब हुआ था? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि सुन लीजिए पहले कि ये क्यों लागू किया गया। ये इसलिए लागू किया गया, कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर जो है यौन उत्पीड़न से ना सहन करे, कोई भी चीज़ जो है यौन उत्पीड़न उसके साथ ना हो, या फिर कोई भी ऐसी कोई अभद्र काम उसके साथ ऐसा ना करे। उसको अगर होता है तो उसके एक्शन में जो है हमने पॉक्सो एक्ट चलाया। मैंने क्या बोला? मैंने परिभाषा क्या बोली? इसको आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन में आपको जो है सरल करने में, हल करने में सहायता मिलेगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई महिला है तो उसको जो है वहां पर यौन उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। अगर हो जाता है तो उसका जो है भाई, हमने उसी के लिए, उसके विरोध के लिए हमने पॉक्सो एक्ट चलाया। कौन सा एक्ट चलाया? पॉक्सो एक्ट। ये 2012 में आया था, पर सही तरीके से अगर लागू हुआ था वो कब हुआ था? 2013 में। देखिए, हमारा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है, इसके लिए एक सबसे पहले जब ये हमने सोचा भाई ये टॉपिक भी तो मिलना चाहिए कि ये यौन उत्पीड़न होता क्या है, तो सबसे पहले बात की गई यूनाइटेड नेशन में। वो भी एक सम्मेलन हुआ, या एक जो है गोष्ठी टाइप की हुई छोटी, संयुक्त यूनाइटेड नेशन की तरफ। वो कब हुई? 1979 में। कब हुई? यूनाइटेड नेशन की तरफ से 1979। इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हुए। यहाँ पर बात हुई कि यौन उत्पीड़न हो रही है, अगर ये मामला हो रहा है तो हम कैसे महिलाओं को जो है समानता में लाएं, कैसे इस चीज़ को रोक सकें। ये हमारे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक हुई। उसके बाद जो है इन्होंने एक नियम लागू किया कि जो है भाई महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होने ही चाहिए। हमारी भारत की पृष्ठभूमि बता रही हूँ अभी मैं, ठीक है। फिर इसको बाद जो है भाई हमारा भारत इसमें शामिल हुआ। फिर फिर कितने दिन बाद 1993, 1993 में जो है हमारे भारत ने ये नियम, या जो है एक बात अपने भारत में लागू की, या फिर इसको मान्यता दी कि हाँ भाई महिलाओं को भी जो है समानता प्राप्त होनी चाहिए। लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार, हर चीज के अनुसार जो है उनको समानता प्राप्त होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न जैसा मामला जो है दबा हुआ था, उसको जो है उजागर होकर बात करना चाहिए। ये हमारे भारत ने कब माना? 1993 में। ये किसके फलस्वरूप माना? 1979 में। और ये जो ये दोनों डेट, इसको तो आप भले एक बार, ठीक है, पर हमारे भारत में जो है सबसे पहले इसका जो पदार्पण हुआ था वो हुआ था 1993 में, ठीक है। चलिए, फिर भाई देखो, अगर हमारे भारत में जो है हमारे संविधान में आपने देखा होगा मौलिक अधिकार दिए हैं। उसमें से कौन कौन से मौलिक अधिकार? 14, 15, 21। कौन कौन से? 14, 15, 21। ये सब किसकी बात करते हैं? समानता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? समानता की बात करेंगे। देखो, अगर हमारी देश में कोई भी महिला यौन उत्पीड़न से अगर सहन कर रही है, या फिर कोई ऐसा मामला आ गया है, तो जो है हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद का जो है खनन होगा, या कौन सा अनुच्छेद जो है इसके विरोध में जाएगा? 14, 15 और 21। क्यों क्यों लिखा है इसमें भाई कि कोई भी पुरुष, महिला या कोई भी वर्ग जो है वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, या अन्य किसी क्षेत्र के आधार पर उनमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समानता के स्तर पर रखा जाएगा। तो हम लिंग के अनुसार जो है असमानता कर रहे हैं लेडीजों के साथ। क्यों? यौन उत्पीड़न हो रहा है ना। तो यही जो है हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों को जो है वो कहीं ना कहीं खारिज करता है। खारिज करता है मतलब इनका उल्लंघन करता है। और कोई भी अगर हमारे संविधान में नियम है, कानून है, और उसका कोई उल्लंघन करना है तो इसमें सजा कन्फर्म होनी ही है, क्योंकि हमारे संविधान में जो है वो वर्णित है। तो हमारे कौन से अनुच्छेद को ये जो है खनन करता है या फिर इसको दूषित करता है? कौन कौन से? 14, 15 और 21। पर किस मामले में? यौन उत्पीड़न। कौन से मामले में? यौन उत्पीड़न। ये हमारे भारत में इसकी पृष्ठभूमि कब आई? 1993 में। यूनाइटेड नेशन ने कब दी थी, कब ये गोष्ठी की थी? 1900। चलो, अब देखो, सबसे पहले अब हम इसके ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो गई, ये बात भी हो गई, पर आप देख रहे होंगे इतने से काम चला नहीं। हमने सब चीजें कर ली पर कोई काम हुआ नहीं। अभी भी देखो, भले ये आ गया तब भी कोई काम तो हो नहीं रहा, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। इससे कम से कम कुछ लोग तो डर रहे होंगे। जीरो में अगर 50% में से अगर 10 भी डर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब लोग डर ही हैं। इस क्षेत्र में कोई सोचता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल
पहल थी पॉक्सो, ठीक है। पॉक्सो जो है मैंने आपको बता चुकी हूँ 2012 में जो है लागू हुई थी, और अगर पृष्ठभूमि पे ऊपर देखें, प्रभावी रूप से देखें तो 2013 में जो है ये लागू हो गई थी। और एक और चीज जो है, ये कब लागू हुई थी, इसकी डेट आपको किसी को पता है क्या? 14 नवंबर 2012 को तो हुई थी। अब जब 2013 में जब ये हुई थी तो 9 दिसंबर, इसको भी आप याद रखें, 9 दिसंबर 2013, इसको आप याद रखें, ठीक है। ये वैसे 2012 में ही आई थी, पर पृष्ठभूमि पे जो लागू हुई थी वो 9 दिसंबर, इसकी डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 9 दिसंबर 2013 में इसको लागू किया गया था। देखिए इसमें क्या किया गया था, मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ कि कार्यस्थल पर कोई महिला का कार्यस्थल क्या हो सकता है, घर, कार्यस्थल एक महिला का घर भी हो सकता है ना। घर पे काम कर रही है तो वो भी कार्यस्थल हुआ, जॉब पे जा रही है तो वो भी कार्यस्थल हुआ, कहीं भी जा रही है तो वो कार्यस्थल उसका होगा। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए, मैंने एक क्वेश्चन लगाया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, उसमें परिभाषा में तो ये दिया है कि पीड़ित महिला कौन होती है, उसमें परिभाषा दी थी कि जो भी कार्यस्थल पे अगर उसका यौन उत्पीड़न होता है तो वो जो है पीड़ित महिला के अंतर्गत आती है। और फिर क्वेश्चन में दिया, अब कार्यस्थल से हम क्या समझेंगे कि कोई जॉब पे जा रही होगी या फिर ऐसा ना, ठीक है। पर उस क्वेश्चन में ये दिया था कि पीड़ित महिला है, ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन ये भी था, और उसमें ये कहीं नहीं दिया था कि अकेली सिर्फ जॉब करने वाली या कार्यस्थल पर रहने वाली, या तो जॉब कर रही है या फिर नहीं कर रही है, दोनों एक साथ दिए थे और उसका आंसर वही सही था। मतलब कार्यस्थल का मतलब उनका ये था, चाहे तुम घर पे काम कर रही हो, चाहे किसी भी सेक्टर में कहीं भी काम कर रही हो, कुछ तो कर रही होगी ना गतिविधि, तो वही आपका कार्यस्थल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए इसके बारे में बढ़ते हैं। तो इसमें जो है भाई यौन उत्पीड़न को जो है गंभीर अपराध माना है। सबसे पहले पॉइंट पे चलेंगे, एक एक पॉइंट इसको छोड़ना नहीं है, एक भी पॉइंट। लैंगिक हमला, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। लैंगिक उत्पीड़न जिसके बारे में हम बात चल रहे हैं, अश्लील साहित्य के अपराधों से जो है बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों को विचारण करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में लागू किया गया। मैं आपसे कह रही हूँ 2012 तो आप याद रखें, पर 2013 भी जरूर याद रखें। बाई चांस अगर 12 नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे, 13, ठीक है। और कम भी संभावना होगी कि 13 भी आ जाए और 12 भी आ जाए, ठीक है। इनको याद रखें, इसकी भी डेट याद रखें, 9 दिसंबर, और इसकी क्या है, 14 नवंबर। तो देखिए किसी भी पुरुष के द्वारा या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर उसके दौरान जो है महिला को परेशान किया जाता है, गलत साहित्य दिखाए जाते हैं या उसको गलत चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है, परेशान किया जाता है, गलत मूवी दिखाई जाती है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके प्राइवेट अंगों पे हाथ लगाना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से इसमें पढ़ना है। तो ये जो है भाई इसी अपराध से जो है भाई बालकों का संरक्षण करने के लिए हमने ये अधिनियम लागू किया था। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण की सुनवाई एवं निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में वेरी मोस्ट प्रत्येक जिले में जो है भाई एक स्पेशल न्यायालय बनाया गया। प्रत्येक जिले में स्तर की बात कर रही है, कौन से स्तर पे न्यायालय बनाया गया, जिला स्तर पे। उस न्यायालय का नाम क्या होगा, पॉक्सो न्यायालय। क्या है, पॉक्सो न्यायालय। इसका मतलब ये है कि अगर हमने क्यों बनाया, किसी को समझ में आ रहा है ये क्यों बनाया, हर जिले में पॉक्सो न्यायालय क्यों बनाया? क्योंकि अगर मान लो कि अगर दिल्ली में अगर बना होता तो हमारे इधर कोई घटना हो जाती, तो आप तो जानते ही हैं कि ये कोर्ट के काम कितने लापरवाह वाले काम होते हैं। इसको जो है तुरंत आरोप प्रत्यारोप जो भी होना है निर्णय जल्दी लिया जाए, जिससे जो पीड़ित महिला है, जिससे पीड़ित परिवार है, उसको कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिले। तो इसकी जो है त्वरित गति के लिए, तुरंत एक्शन के लिए हमने जो है हर जिले में पॉक्सो न्यायालय बनाए। मतलब कोई भी अगर ऐसा मामला, सिर्फ ऐसे ही मामले जा सकते हैं इसमें, अगर कोई मामला हुआ तुरंत जाओ और तुरंत जो है उसमें एक्शन पाओ। तो क्या है भाई, हर जिले में पॉक्सो न्यायालय की स्थापना की गई। किस उसके एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट। चलिए इस अधिनियम में इन आरोपों के लिए जो है अपराध, ये भी सजा बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो सबसे पहले जो है स्टार्ट ही कहाँ से हुई है, 7 वर्ष, ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ष लेके छोड़ दी। सबसे प्रारंभिक सजा यही है कि भाई आप अगर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ गए हैं, आपने कुछ गुनाह कर दिया है, तो आपको 7 साल की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसमें कोई मतलब छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो 7 साल से लेके भाई आजीवन कारावास तक जो है इसका प्रावधान है, ठीक है। इसकी सजा क्या है, 7 साल जो है, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास भी इसमें हो सकता है। चलिए
ये कौन से, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसका उल्लंघन हो रहा है? 14, 15 और 21। क्यों हो रहा है, उसमें क्या लिखा है? समानता का अधिकार है, लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार और भी क्षेत्र हैं उसके अनुसार जो है किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता सबको मिलनी चाहिए। उसका उल्लंघन इस के दौरान किया जाता है और कोई कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसकी सजा जो है निश्चित है। चलिए, अब जो है हमने बहुत बार पढ़ लिया है शिक्षा का अधिकार RTE 2009, ये कब हमारे संविधान में लागू हुआ? बताओ कौन से, नहीं 2002 में, तो कौन से संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जो है ये लागू हुआ। कब हुआ, ये तो बहुत बार पढ़ लिया ना। और इसमें ये भी रट गया होगा, इसके सबसे प्रमुख बात क्या है? 6 से लेके 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसमें 2-3 चीजें तो आपको रट जानी चाहिए, ठीक है। ये जो है 2009 में आया, ये एक्ट कौन सा, हम पूरा इसका नाम क्या लेते हैं? RT हम शॉर्ट में बोल देंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 जो है ये भाई, ये आ तो गया था 2009 में, पर पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ये दोनों डेट जो है आपको याद होनी चाहिए, ये पूरे भारत में लागू हो गया था। इसमें प्रमुख बात क्या है? ये हुआ भाई 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है इसकी अनुशंसा की गई। और फिर ये सबसे मेन बात क्या बोलता है कि हमारे बालक जो है उनको अनिवार्य शिक्षा देना, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, वो भी इसकी आयु कितनी होगी? 6 से लेके 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? 21A, ठीक है, 21A अनुच्छेद में है। 24 में क्या पढ़ा था? 14 वर्ष से कम बालक जो है वो बाहरी कारखानों में जो है उनको नहीं लगा सकते। 24 में तो ये हम देख लिया था, ये तो हम बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम सबको पता है ये, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षकों की, आपने देखा होगा कि शायद 2 बच्चे बैठे हैं या फिर पूरी क्लास भर रही है, उसमें सिर्फ एक ही टीचर है, बच्चे उधम मचा रहे हैं। तो इसमें भी, इसमें जो है RTA में इसका भी नियम है कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, कितने बच्चे ऐसे हों तब कितने टीचर हो, ये सब व्याख्या जो है इसमें दी गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर बच्चा जो है स्कूल में प्रारंभिक स्थिति से नहीं है, तो जहाँ से वो, अगर आपको दिखाई दिया है स्कूल का, गांव का कोई बच्चा है, अगर उसकी उम्र आपको पता है, तो उम्र के अनुसार उस कक्षा में एडमिशन कराना उस शिक्षक का दायित्व हो जाएगा। बहुत सारे दायित्व हैं क्योंकि हमने शिक्षा को समर्पित करके ही ये जो है अधिकार बनाया है। चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। चलिए, ये आपको पता है 86वें। इसके दौरान जो है प्रारंभिक शिक्षा को 1 से लेके 8 आयु तक, जे ये याद मत करो, ठीक है। ये अधिकार, ये आपको पता है ना कि मूल अधिकार बना दिया शिक्षा का, बालक का अधिकार है कि भाई वो शिक्षा प्राप्त जरूर करेगा। इसके प्रावधान क्या क्या है? RT एक्ट 2009 के मुताबिक देश के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उन सभी बच्चों को मुफ्त निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश था। कौन सा देश था भाई? 135वां। मतलब 134 देश हमारे से पहले शिक्षा का अधिकार अपने देश में लागू कर चुके थे। तो हमारा देश कौन सा था? 135वां। लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर, जब ये लागू हुआ ये एक्ट, उसके 3 साल के अंतर्गत जो है भाई हमने ये नियम लागू कर दिया कि जो सरकारी स्कूल, सॉरी, जो गैर सरकारी स्कूल है ना, उसमें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हर स्कूल के पास अपनी एक मान्यता होनी चाहिए। अगर मान्यता नहीं है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। किसकी बात कर रही हूँ? स्कूलों की बात करें, स्कूलों को मान्यता चाहिए होती है, ऐसे नहीं चाहे कोई उठा के पढ़ाने लगे, ठीक है। हम सब भी स्कूल खोल सकते हैं पर उसके लिए मान्यता चाहिए। तो इसके ही अंतर्गत जो है हमें स्कूलों में मान्यता लेनी पड़ती है। किसके अंतर्गत? RT 2009 के अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत हर स्कूल को अपनी स्कूल की मान्यता लेनी पड़ेगी, तभी वो स्कूल चला पाएगा। क्यों चला पाएगा? क्यों किया है इन्होंने? क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। चलिए, लागू होने के, अब भाई ये 3 साल के अंदर अंदर ये कर दिया, और 5 साल के अंतर्गत उन्होंने ये किया कि किसी भी स्कूल में कोई भी प्रशिक्षित शिक्षक, मतलब जो है BMLT, सॉरी BMLT कह रही हूँ, B.Ed और D.Ed जो है वो प्रशिक्षण जो दिया जाता है ना, आपने बहुत लोगों ने किया भी होगा, किया है किसी ने? जो टीचिंग का कोर्स होता है ना,
हाँ, वही जो प्रशिक्षित, मतलब कहीं न कहीं उनके पास कोर्स होना चाहिए, तभी वो शिक्षक का जो है वो पद पर आ पाएँगे। अगर ऐसा कोई शिक्षक है जिसके पास ये कोर्स नहीं है, तो वो जो है इसमें पढ़ा नहीं सकता, और अगर पढ़ाता है, अगर जाँच हो जाती है, ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, तो उनको जो है कार्रवाई उस स्कूल पर की जाएगी। तो हमने 3-4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट 2009 में तो आया ही था, 6 से लेके 14 वर्ष के बालक। फिर हमने ये पढ़ा कि फिर हमने ये पढ़ लिया कि किसी भी स्कूल को जो है खोलने के लिए उसको मान्यता चाहिए। फिर हमने अगला पढ़ा कि भाई ये जो है ये इसको करने के बाद हमने ये देख लिया कि अगर कोई भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है, तो उसको जो है उस पे कार्रवाई होगी। कोई भी प्रशिक्षण उसके पास होना चाहिए शिक्षा का या शिक्षण कराने का, तभी हम उसको स्कूल के टीचर के रूप में रख सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा भारत शिक्षा अधिकार लागू करने वाला 135वां देश था। 8वीं कक्षा तक सभी बालकों को जो है बच्चों को पास किया जाएगा। ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल हम कर नहीं सकते। ये आरटी का ही नियम है। हर विद्यालय में अध्यापकों के जो है 90% पद हमेशा भरे होने चाहिए। हमेशा जो है 90% जो है शिक्षक उसमें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला एक शिक्षक है और बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये जो है जितनी संख्या शिक्षकों की होनी चाहिए उतनी जो है 90% उनकी जो है भर्ती उसमें होना ही चाहिए। पर आप देख रहे हैं अधिकतर स्कूल खाली पड़े हैं। एक जगह इसको टीचर भर रहे हैं एक स्कूल में, एक जगह बिल्कुल ही टीचर नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ भी हैं। अध्यापक होना आवश्यक है। बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक, मतलब शिक्षा भी देना है और साथ में शिक्षा के जो सहकारी क्रियाएं होती हैं, जैसे खेल कूद के साथ कुछ पढ़ाना, जो अंताक्षरी हम खेलते हैं, अंकों की अंताक्षरी, खेल खेल में बहुत कुछ सिखाना, या फिर खेल से भी आपने देखा है ना मानसिक जो है तंदुरुस्त रहता है बच्चा और शारीरिक तंदुरुस्त रहता है। तो ये सह शैक्षिक क्रियाएं भी उसको कराना इस आरटी में वर्णित किया गया है, ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। ये नॉर्मल मत पढ़ते चले जाना, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, फिर हम पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया। सह शैक्षिक कराना किसका अधिकार है, ये सब ऐसे समझ तो जाएंगे, पर फिर भी आप ध्यान से पढ़ें। इस अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक पर जो है भाई 40 से अधिक छात्र नहीं होंगे। देखिए, अगर जो है भाई 40 छात्र हैं तो उस पे सिर्फ एक शिक्षक होगा। क्या बोला गया है, एक शिक्षक पर जो है 40 शास्त्र कह रही हूँ, छात्र होने चाहिए। 40 से ज़्यादा हैं तो शिक्षकों की बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब ये छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, मतलब 40 जो है अगर बच्चे हैं तो उस पर जो है भाई एक टीचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। चलिए, ये कोठारी आयोग के अनुशंसा जो है, इनके अनुसार जो है 1:30, मतलब 30 बच्चे और एक जो है शिक्षक होना चाहिए। किसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार। देखिए, 60 विद्यार्थियों तक पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित टीचर होना चाहिए। अब क्या बात, हमने 40 की बात कर ली थी, 40 में एक टीचर पढ़ा था, अब 60 विद्यार्थियों पे कितना भाई, 2 जरूर ही होना चाहिए। बस शॉर्ट में अगर जो है उस पर अंडरलाइन सिर्फ उतना ही उतना करो। चलिए, छात्रों के घर से जो है 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। छात्रों को जो है ज़्यादा दूर स्कूल ना पड़े, तो भाई 3 किलोमीटर के अंडर अंडर जो है उनका विद्यालय उनको उपस्थित होना चाहिए। वहाँ पर जो है विद्यालय, मतलब ये देखना है कि ज़्यादा एरिया दूर ना हो पाए। हमने एक विद्यालय बनाया है तो उससे कितने किलोमीटर की दूरी पर हमने अगला विद्यालय बनाया है, तो वो दूरी को ज़्यादा डिस्टेंस ना रहे, बच्चे सुगमता से जो है शिक्षा पूरी कर सकें। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात क्या है भाई, 30:1। ठीक है, 30:1। ये तो सबको पता चल गया ना अब ये तो। चलिए, आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है 35:1 है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक कितने होंगे, 1, और छात्र कितने होंगे, 30। उच्च प्राथमिक में जो है बढ़ गए हैं छात्र 35, और उसी पे जो हैंगे एक शिक्षक इसमें होगा। सिर्फ हमने कितना अंतर रखा है, प्राथमिक कक्षाओं पे ध्यान देना है, उच्च प्राथमिक पे ध्यान देना है बस। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए हैं तो सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40। अगर छात्रों की संख्या 2 से अधिक हो गई है तो हर 40 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, अगर 40 से अधिक छात्र हैं तो 40 बच्चों को सिर्फ एक टीचर ही देखा, फिर दूसरे 40 बच्चों को एक टीचर देखेगा, ऐसा। ठीक है, मतलब ये है कि भाई 40 से ज़्यादा अगर बच्चे हुए तो उसको जो है फिर अलग और दूसरा टीचर रखना पड़ेगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान एक प्रधान, मतलब जो प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल होगा और 5 शिक्षक होंगे। पर किस स्तर पे, प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अधिक बच्चे हैं, किस कंडीशन में,
प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें 150 से ऊपर बच्चे हैं तो हम क्या भाई 6 टीचर रखेंगे। 6 टीचर से मतलब एक कौन होगा, प्रिंसिपल, और एक क्या होगा, 5 कितने होंगे, शिक्षक। इसको याद रखिएगा। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा? ये कार्य करेगा भाई, शिक्षक के लिए बात की गई है। एक सप्ताह में पूछा गया है कितने घंटे काम करेगा, वो करेगा 45 घंटे। एक सप्ताह में शिक्षक कितने घंटे कार्य करेगा? 45 घंटे। आरटीई के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कार्य दिवस, मतलब उनके दिन कितने होंगे और घंटे कितने होंगे? ये होंगे भाई 200, मतलब पूरे साल की बात चल रही है। 200 दिन जो है वो आएगा और उसमें जो है 800 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। किसकी बात चल रही है? टीचर की। ठीक है। आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे एवं कार्य क्या होगा? ये उच्च प्राथमिक की बात चल रही है। इसमें जो है शिक्षक 1000 घंटे उपस्थित रहेगा, उसमें जो है 220 दिन उसको उपस्थित होना पड़ेगा। ये जो है आपको कल कंटेस्ट करके आना, मैं आपको आपसे पूछूंगी ये सब चीजें, एक एक लाइन। चलिए, ये तो अपन ने पढ़ रखा है, इसमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये कब आया था? 1961 में। बाकी हम इसमें धारा मारा कुछ याद नहीं करेंगे, इसमें बस इतना सा याद कर सकते हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? 10। ठीक है। दहेज का को लेना देना प्रतिबद्ध करने के लिए अधिनियम ये लागू किया गया। ये फालतू की बातें हैं, सिर्फ इतना याद रखो कि 1961 में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। ठीक है। चलो, हमारे भारत ने जो है यूनाइटेड नेशन से समानता की बात कब स्वीकार की थी? 1993। 1993। और यूनाइटेड नेशन में ये संगोष्ठी कब हुई थी? 1979। और फिर जो है हमने ये अपना जो आरटी कह रही हूँ, ये अपना यौन उत्पीड़न वाला पॉक्सो लाया एक्ट, वो कब लाया? 2012, 14 नवंबर 2012। और पृष्ठभूमि पर ये कब लागू हुआ? 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हुआ। और पीड़ित महिला की परिभाषा बताओ। पीड़ित में किसी भी कार्य स्थल पे जो है अगर वो यौन उत्पीड़न से पीड़ित है तो उसको जो हम पीड़ित महिला का वो देंगे। ठीक है। और इससे कौन संविधान के, ये तो सबको रट के हो गया, 14, 15, 21 का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये जो है मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, समानता के मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। चलिए, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई।